सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आज से 15 साल पहले गांव में भूतों पर विश्वास करते थे लगभग गांव के सभी लोग। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है और वो आज भी इन पर यकीन करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो आज भी ये सब मजाक समझते हैं। इसीलिए मैं आज आपके सामने अपने साथ घटी एक घटना बता रहा हूँ, या यूं कहूँ कि अपने साथ तो नहीं, पर ऐसी घटना जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसके अलावा एक और घटना है जो कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। दोनों घटनाएं आप लोगों से धीरे धीरे बयां करूँगा। मेरा बचपन बड़े और बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी कहानियाँ सुनकर, उनके जीवन काल में घटित कुछ घटनाओं को सुनकर बीता है। मेरे दादा दादी दोनों धार्मिक हैं और उनकी उम्र इस समय लगभग 85 और 75 साल के आसपास है। मेरे दादाजी से मिलने अनेक साधु संत आया करते थे, जो लोग अपने जीवन में घटित घटनाओं को मुझे और मेरे बड़े भाई को और आसपास के कुछ और लोगों को बताते थे। आज से करीब 15 साल पहले, उस टाइम मेरी उम्र महज 7 साल की थी, मेरे स्वर्गीय गुरुदेव उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें मुझे तब बताई थी। वो ये थी कि जब उनकी उम्र लगभग 25 साल की थी, उस समय वो पहलवानी भी करते थे। साल 1965 के आसपास उन्होंने अपने खेत को पानी के लिए ट्यूबवेल से कनेक्ट कर रखा था। रात के लगभग 12 सवा 12 बज रहे थे और जहाँ पर गुरुदेव का ट्यूबवेल था, खेत उससे यही कोई 500 मीटर की दूरी पर होगा। आसपास कोई घर था नहीं। गुरुदेव जी जिस नाली से पानी खेत में जा रहा था, नाली को देखने के लिए खेत तक जा पहुंचे कि कहीं नाली से पानी कहीं बह तो नहीं रहा। खेत में पहुंचने के पहले उन्होंने तभी देखा कि खेत में कोई सफ़ेद कमीज पहने हुए लंबी छुटिया करे उनकी तरफ को आ रहा है। वो वहीं पर रुक गए और आसपास देखने लगे। वहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। तो उन्होंने देखा कि वो उनके पास ही आ रहा है, तो चिल्लाए, भैया जरा मेट देख लो, कहीं पानी बह तो नहीं रहा। लेकिन उस व्यक्ति ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और वो सीधा उनकी तरफ ही आने लगा। गुरुदेव के हाथ में सिर्फ 3 बड़े सेल वाली टॉर्च होती है। वो उस आदमी को फिर से आवाज लगाते हुए बोलते हैं, पानी नहीं लगवाओगे क्या? उधर से कोई जवाब नहीं आया। गुरुदेव ने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने घड़ी देखकर उस लंबी चुटिया वाले व्यक्ति को देखने के लिए टॉर्च जलाई तो वहां पर था ही नहीं। गुरुजी थोड़ा सहम गए और सोचने लगे कि शायद वो कहीं आगे बढ़ गया होगा। तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चुटिया वाला व्यक्ति ठीक उनके पीछे खड़ा हुआ था। गुरुदेव डर गए, लेकिन फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके बोले, ओए कौन है तू? ऐसा उन्होंने कुछ गालियां देते हुए कहा। पर वो जो व्यक्ति उनके पीछे था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप एक खंबे की तरह खड़ा रहा। गुरुजी ने सोचा मेरे पास कुछ है भी नहीं यहाँ पर और ये छलिया पता नहीं क्या करे। गुरुजी ने उससे कहा, क्या चाह रहा है तू? जो चाहता सीधे बता, ऐसे नाटक मत कर। पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। गुरुजी ने उससे थोड़ा दूर होना सही समझा और वो पीछे को हटकर खेत की तरफ थोड़ा आगे को बढ़ने लगे। पर उन्होंने देखा वो पीछे पीछे उनके आ रहा था। अब डर के मारे उनके थोड़े पसीने से छूटने लगे। उन्होंने मन मन में हनुमान जी को याद करा, लेकिन वो फिर भी नहीं गया। अब गुरुजी को समझ में आ गया था कि ऐसे नहीं जाने वाला था और वो ये भी समझ गए थे कि अगर ये ऐसे ही उनके पीछे आता रहा तो एक वक्त के बाद वो भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तब उन्हें गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई कुछ बातें याद आई। उन्होंने किसी को तो कहते हुए सुना था कि गीली मिट्टी को
जो कि किसी चप्पल वगैरह में लिपटी हुई हो, उससे अगर किसी बुरी शक्ति के ऊपर फेंक दिया जाए और वो आपके पीछे पड़ी हो, तो शक्ति आपका पीछा छोड़ देगी। सुनने में भले थोड़ा अजीब लग रहा हो, पर उन्होंने ऐसा ही सुना था और उन्होंने बिना वक्सारा करे अपनी इस बात को सीधा अमल में लाया और भागकर खेत के पास गए और अपने पैरों के नीचे से चप्पल में जो मिट्टी लग रही थी उसे निकाला। मन मन में कुछ भगवान का नाम लिया और वो मिट्टी उस छलिए के ऊपर फेंक दी। पर डर उन्हें ये देख कर लगा कि वो छलिया धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने ही गायब हो रहा था। वो भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था और भागते भागते उनके सामने हवा में कहीं गायब हो गया। वो चुपचाप अपने घर वापस लौट गए, पर किसी को कुछ बोले नहीं, क्योंकि डर था कि कोई यकीन नहीं करेगा और मजाक उड़ाएंगे तो अलग। इसलिए उन्होंने शांत रहना ही बेहतर समझा। साल 2006 में मैं और मेरा बड़ा भाई कुणाल एवं बड़े पापा का लड़का शंकर और गांव के एक कोई 8-10 लड़के एक साथ पड़ोस के गांव में एक दावत खाने जा रहे थे। उस समय मेरी उम्र यही कोई 10 साल की रही होगी। मुझे याद है पूर्णिमा की रात थी, इसीलिए चंद्रमा की रोशनी अच्छी खासी फैली हुई थी। किसी के पास टॉर्च भी नहीं थी। हम सभी रात के लगभग 11 बजे गांव से निकलकर खेतों के पास से निकल रहे थे। समय दिवाली के आसपास का था और धान की कटाई हो गई थी, इसलिए सारे खेत खाली पड़े थे और चंद्रमा की रोशनी भी चारों तरफ बिखरी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद नहरिया वाली पुलिया आ चुकी थी। सभी लोग थोड़ा डरने लगे। मेरा बड़ा भाई कुणाल, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े पापा के लड़के शंकर ने मेरे बड़े भाई कुणाल का। तब गांव का ही एक छोटा लड़का रोशन, जो कि मात्र 6 साल का था, उसने हम दोनों का हाथ पकड़ लिया। ऐसा सब कर रहे थे गांव में फैली हुई उस पुलिया की अफवाहों को सुनकर, जो कि कहती थी कि वहां पर कुछ तो बहुत ज़्यादा डरावना है, जो कि लोगों को रात में दिखाई देता है। हम जितने ही बच्चे चल रहे थे, सब एक दूसरे की ओर घेरा बनाकर अब आगे बढ़ने लगे। तभी गांव का एक लड़का, जिसका नाम सिंटू था, जो कि 12 साल का था, वो रोने लगा। मेरे भैया उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं, पर वो चुप नहीं हो रहा था और पेड़ों की साइड नजर करके लगातार रोए जा रहा था। तब जब हमने उस ओर देखा तो हम देखकर हैरान रह गए, क्योंकि 2 बड़े से आग के गोले हमें दिखाई दिए, जो कि बस एक दूसरे से टकरा रहे थे। करीब 10 मिनट तक ऐसे उन्होंने अपनी पूरी ज्वाला के साथ एक दूसरे से टकराते रहे और फिर अचानक से गायब हो गए। मेरे बड़े पापा के लड़के ने बताया, देखो आ गया बेताल कुणाल। शंकर भैया से मना कर रहा था कि नाम मत ले, वरना हम लोग नहीं बचेंगे। जैसे ही कुछ देर के लिए वो गोले गायब से होने लगे, हम लोग फौरन भागकर पुलिया के दूसरी तरफ आ गए, जहां से हम लोगों ने फिर से उसी महुआ के पेड़ को देखा। हर 10 मिनट के बाद एक दूरी से वो गोले आपस में टकरा रहे थे। हम लोग वहां से वापस आ गए। बारात में पहुंचने के बाद किसी ने खाना नहीं खाया और ना ही उस रात किसी को नींद आई। सभी लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। जब सुबह हुई तो दूसरे रास्ते से हम सब लोग घर आ गए। जब ये सारी बातें अपने घरों में बताई तो घर वालों ने बड़े भाई और मुझे डांट लगाई और रात में घूमने से मना कर दिया। मम्मी ने बताया कि वो पेड़ करीब 100 साल पुराने हैं। उन पेड़ों पर 2 अगिया बेताल रहते हैं, जो हर पूर्णिमा के दिन ऐसे ही आग के गोले से दिखते हैं और एक दूसरे से लगन करते हैं। गांव के सब लोगों ने उन्हें देखा है, लेकिन उनका जिक्र कोई भी नहीं करता। हमारे गांव में अन्ना ताई, जो कि लगभग 80 साल की एक बुजुर्ग महिला थी, उनका कई बार उन आत्माओं से सामना हुआ, लेकिन वो डरी नहीं। उन्होंने अन्ना ताई को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई। ऐसे उस गांव के खेत की तरफ की जमीन, जहां मनोज जी का घर है, उनके घर से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर हर पूर्णिमा के दिन 2 आत्माएं दिखाई देती हैं, और जैसे ही वो आत्माएं एक दूसरे को दिखती हैं, लगन जैसा कुछ करने लगती हैं, और तब उस वक्त पे उनके अंदर से कुछ रेडिएशन जैसा निकलता है
और जो भी उनको लगातार देखता है उसकी आंखें दूसरे दिन ही लाल हो जाती हैं। आप कितनी भी दवा करा लो फिर आपकी आंखें कभी भी सही नहीं होंगी। ऐसा गांव के कई लोगों के साथ हुआ है। इसलिए जो कोई भी पूर्णिमा की रात को उन आग के गोलों को देख लेता है तुरंत अपना काम करने लगता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन पूरे गांव में केवल अन्ना ताई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उनका सामना करने के बावजूद एकदम ठीक थी। कुछ लोग तो कहते थे पता नहीं उन्हें कौन सी विद्या आती है कि वो शैतानों से बात भी कर लेती थी। यही कारण था कि पूर्णिमा के दिन गांव के सभी लोग शाम के 6 बजते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। कहते हैं जो लोग उसे देखते हैं उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। 2006 के बाद से ही मैं गांव के बाहर रात के समय दावत वगैरह या फिर किसी भी वजह से बाहर नहीं जाता था। इस समय की बात करूं तो महुआ के पेड़ गिर चुके हैं, इसीलिए सब लोग अब निसंकोच होकर वहां से जाते हैं। पर जितने समय वो पेड़ वहां पर थे लोगों के खौफ का सबब बने रहे थे। अब पेड़ चले गए तो शायद उनके शैतान भी जा चुके हैं। हालांकि कभी भी और किसी तरीके से या फिर किसी और रूप में उन्होंने गांव वालों को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन गांव में ऐसे कई लोग हैं जो कि उनके चक्कर में अंधे हो गए। कई वर्ष बीतने के बाद भी कई सारी यादें धुंधली हो गई, पर वो आग के गोले जो उस रात मैंने देखे थे उनको तो शायद मैं कभी भी ना भूल पाऊं। उनकी छवि मेरे मन में हमेशा के लिए बस चुकी है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी और मैं अब आपको इसे उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं 9-10 साल का था। साल 1961-62 के आसपास की बात है। ननिहाल में किसी की शादी थी। सर्दियों के दिन थे तो सब लोग अलाव के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। इस बीच किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। बात धीरे धीरे भूतों चुड़ैलों पर पहुंच गई। हर कोई अपना अपना अनुभव बताने लगा या फिर किसी और से सुनी हुई कहानी को बताने लगा। मुझे उस रात सुनी कोई कहानी याद नहीं सिवाय एक के जो कि वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने सुनाई थी। कुर्ता पैजामा और जैकेट पहने उस बुजुर्ग ने सर पर गांधी टोपी पहनी हुई थी। आंखों पर काले मोटे फ्रेम का चश्मा और लंबी घुमावदार सफेद मूछें। सब एकटक उस बूढ़े की ओर देख रहे थे। खरखराती आवाज के साथ जैसे ही वो बुजुर्ग कुछ कहता उसकी मूछें हिलने लगती। वो बार बार अपनी मूछों में ताव देता और गला खराश कर फिर से कहानी सुनाने लगता। जब ये बुजुर्ग कहानी सुना रहा होता तो हर कोई चुप होता। उसके चेहरे की गंभीरता से लगता था कि शायद ये झूठ नहीं बोल रहा। बुजुर्ग की बताई हुई बात कुछ ऐसी थी। जब मैं आज के मुकाबले काफ़ी जवान था तो लाहौर में एक बड़े दुकानदार के यहाँ पर काम करता था। ये बात भारत की आज़ादी से भी पहले की है, जब अंग्रेज़ों का दौर था। शायद 1940 के दशक के शुरू की बात रही होगी। तो एक बार मैं छुट्टी लेकर घर आ रहा था। सोचा था कि इस बार बड़ी बेटी की शादी करवा कर ही लौटूंगा। जब घर के पास के रेलवे स्टेशन पहुंचा तो शाम का वक्त था। यहाँ की दुकानों से कुछ ज़रूरी सामान खरीदा और पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक चौराहे पर लगे पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए रुका, जहाँ पर एक साधु बाबा पहले से बैठकर अपनी चिलम भर रहे थे। उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। साधु बाबा ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। मैंने बोला लाहौर से। कहाँ जा रहे हो? जी अपने गांव जा रहा हूँ, यहीं पास में ही है। साधु महात्मा ने चिलम से लंबा कश भरा और फिर एक हाथ से अपनी झोली को टटोलते हुए बोले, हाथ बढ़ा आगे। मैंने थोड़ा अचरज में आते हुए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए जैसे प्रसाद लेते हैं। बाबा ने एक लकड़ी का टुकड़ा सा मेरे हाथ में रख दिया और बोले, ये अपने पास रख ले। जब कभी मुसीबत आए तो उसमें जोर से फूंक मारकर बजाना। मैंने अपने हाथ में रखे उस लकड़ी के टुकड़े को देखा तो वैसी ही पीपड़ी थी जिसे शहनाई में लगाकर आवाज़ निकाली जाती थी। मैंने हाथ जोड़े और जेब से कुछ पैसे साधु महात्मा को देने चाहे। इस पर साधु ने और लंबा कश खींचा और हंसते हुए बोला,
अरे मैं क्या करूँगा इसका, जा घर में तेरी बेटी की शादी है, धूमधाम से कर ले। शहनाइयों में ऐसी रीढ़ या पीपड़ी लगा करती है। मैंने साधु बाबा को बेटी की शादी के बारे में बताया भी नहीं था। वो साधु इस इलाके का भी नहीं लग रहा था और ये तो मेरे अकेले की योजना थी कि इस बार बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर उसकी शादी करवानी है। मेरे घर वालों तक को भी नहीं पता था कि मैं वापस लौट रहा हूँ, तो साधु बाबा को कैसे पता? मैं इन्हीं सवालों में डूबा हुआ था कि साधु मेरे सामने से उठा और झोली कंधे पर लटकाते हुए कश भरते हुए कस्बे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। मैंने भी सामान से भरा बोरा और अपना झोला उठाया और बाबा की ओर से दी हुई पीपणी को जेब में डालकर चल दिया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी ही हो गया। घर पहुंचने में 1-1.5 मील का रास्ता बाकी था। सूखे नालियों से झाड़ियों के बीच होकर तो कभी खेतों से गुजर कर मैं घर जा रहा था। रास्ते में कुहल यानी कि सिंचाई के लिए बनी हुई छोटी नहर आ गई। रास्ता उस कुहल के किनारे किनारे जाता था और ऊपर की तरफ झाड़ियां थी और नीचे की तरफ थोड़ी खाई सी। मैं आराम से बढ़ा जा रहा था कि अचानक से मुझे किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगी। एक ऐसी आवाज जो कि मानो कोई इंसान अपने मुंह से निकालता हो, बिल्कुल उसी तरीके की जैसे कोई कुत्ता गुर्रा रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि झाड़ियों में कोई जंगली जानवर या कुत्ता साथ चल रहा है, पर अचानक से ये आवाज मेरे पीछे से आने लगी। मैं रुका और पीछे मुड़ा कि कहीं ये हमला ना कर दे। मैंने जोर से हट ऐसे बोला ताकि जो कोई भी चीज हो वो देखकर भाग जाए, मगर पीछे मुड़ा तो कोई जानवर मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश करी मगर कुछ भी नहीं था। आवाजें आना धीरे धीरे बंद हो गई। मैंने सोचा कि शायद कोई आवारा कुत्ता होगा। राहत की सांस ली और फिर से घर जाने के लिए घूम गया। जैसे ही मैंने घूमा, मैंने देखा कि दूर आगे रास्ते में कुछ खड़ा है। मुझे ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था मगर नीचे टांगे दिखाई दे रही थी, पतली सी, एकदम सफेद, हल्की सी चमकती हुई सी, मानो भेड़ की खुर हो। मेरे प्राण सूख गए। बगल में झोला लटकाया हुआ था और सिर पर रखी थी सामान की बोरी। पूरी कोशिश करके देखने लगा कि आखिर मेरे से 15-20 फुट आगे कौन सा जानवर खड़ा है। ना तो ये रीछ था, ना मिरग, ना कुत्ता, ना हिरण और ना ही नीलगाय। नीचे सिर्फ चमकती हुई भेड़ जैसी टांगे दिख रही थी और ऊपर कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था, मगर अंधेरे में इतना अंदाजा हो रहा था कि इसका कद इंसानों के बराबर में था। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सामने से अब उसी जीव की ओर से वही आवाज आने लगी जो पहले पीछे से आ रही थी। मैंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो करूं क्या। भाग भी नहीं सकता था क्योंकि आबादी भी नहीं थी काफी दूर तक। 1 मिनट के लिए मैं रुका रहा और वो भी मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने हिम्मत करी और रास्ते के बगल में कुहल में उतर गया। कुहल सूखी थी और उसमें पानी नहीं था। मैंने कुहल से ही चलना शुरू कर दिया और ठीक उसी ओर जाने लगा जहां वो जीव खड़ा था। मैं उसकी ओर नहीं देख रहा था। मैंने तय कर लिया था कि मरना ही है तो क्यों ना एक प्रयास करके मारा जाए। इसीलिए मैं बढ़ता गया और वो आवाज आती रही। मैं उस जीव के नजदीक जाता जा रहा था। मैं चलता रहा और चलता ही रहा। जैसे ही मैं उसके बराबर में पहुंचा, मैंने कनखियों से उसके पैरों की ओर नजर दौड़ाई। भेड़ के सिर्फ 2 खुर थे और उन पर खड़ा कोई अजीब जीव जिससे भेड़ों जैसी ही गंध आ रही थी। मैं उसके सामने से गुजर रहा था तो डर के मारे आंखें बंद कर ली थी मैंने, शायद यह हो गई थी। अचानक ठोकर लगी और मैं औंधे मुंह कुहल में गिर पड़ा। जैसे ही मैं गिरा, तुरंत मैंने पलट कर देखा कि कहीं वो हमला ना कर दे, मगर मैंने देखा कि वो वहां पर था ही नहीं। मैंने उठकर दाएं बाएं देखा, वो कहीं नहीं था और अब वो आवाज आना भी बंद हो गई थी। मैंने अपना झोला और बोरा उठाया और तेज कदमों से कुहल से ही चलने लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि कोई चीज अगर आपका पीछा करे तो रास्ते से अलग हटकर चलना शुरू कर दो। मगर पूरा रास्ता कुहल से नहीं था। आगे एक तरफ से अलग रास्ता चला गया और कुहल नीचे ही रह गई। मैं मुख्य रास्ते के बजाय खेतों पर चल रहा था। जैसे ही मुझे अपने गांव के बाहर का पहला घर दिखाई दिया, मेरी हिम्मत बढ़ी और तेज कदमों से मैं चलने लगा। अचानक मैंने देखा कि फिर दूर से वही आवाज आने लगी और इस बार ये आवाज तेजी से मेरे नजदीक आ रही थी। कुछ ही पलों में वो खुर मेरी बगल में चलने लगे थे।
मैंने सिर पर बोरा उठाया हुआ था, इसीलिए टेढ़ी नजरों से मैं बगल के रास्तों पर उन खुरों को देख रहा था। सच कहूं तो मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि पूरे ध्यान से उसे देख सकूं कि उसके ऊपर आके क्या है, कौन सा जीव था वो, जीव ही है या कोई और चीज, वो चीज जो कि मेरे साथ चलती रही। मैं खेत में, वो रास्ते में, मगर गांव के घर से ठीक पहले मैंने पाया कि आवाज थम गई और वो खुर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले तो मैं घर के आंगन में पहुंचा तो वो लोग वहीं बैठकर आग ताप रहे थे। मैंने उनसे पानी मांगा और हाफते हुए पूरी कहानी कह सुनाई। उन लोगों को यकीन भी नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा है। उन्हें लगा कि मैं किसी नशे में हूँ या फिर मैंने गांजा या चरस फूक रहे बाबा के बगल में ज़्यादा देर बैठे रहने के कारण मुझे भी भांग चढ़ गई है, जिससे मैं उस जीव के बारे में कल्पना करने लग गया। उस घर का एक लड़का मेरी मदद करते हुए मेरा झोला उठाकर मेरे घर तक छोड़ गया। घर वालों को मैंने ये बात बताई तो वो भी हैरान हो गए। वो डरे हुए थे, उन्हें मेरी बात पर यकीन था तो, पर वो हैरान थे कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। फिर मुझे याद आया कि साधु बाबा ने मुझे पीपणी दी हुई थी। मुझे डर लगने पर वो बजानी चाहिए थी, मगर इतना डर था कि ये बात तो याद ही नहीं रही। मगर ये सवाल मेरे मन में वापस से आने लगा कि साधु बाबा ने वो पीपणी मुझे दी ही क्यों थी और ऐसा क्यों कहा था कि डर लगे तो इसे बजा लेना। क्या उन्हें मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है? ठीक उसी तरह जैसे उन्हें पता था कि मैं अपनी बेटी की शादी करने का सोचकर आया हूँ। क्या वो मेरी रक्षा के लिए उन्होंने मुझे पीपणी दी थी? उस बाबा के बारे में मैंने आसपास पूछताछ करी तो आसपास के किसी भी गांव के लोगों को उनकी जानकारी नहीं थी। उस दिन के बाद कभी भी मुझे वो भूत नहीं मिला और उस पीपणी को बजाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज भी मैंने वो पीपणी संभाल कर रखी हुई है। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपनी टोपी से वो पीपणी निकाल कर अपनी हथेली पर रख दी और मुस्कुराने लगे। हम सब लोग उचक्कर देखने लगे। वाकई वो शहनाई में लगने वाली रीढ़ जैसी थी। इससे पहले कि हम देख पाते, बुजुर्ग ने फिर से उसे अपनी टोपी में डाल दिया और खाना खाने के लिए निकल गया। उस रात मैं नाना जी के घर पर ही रुका था, मगर अगले दिन मेरी नींद खुली तो पता चला कि गांव में किसी की मौत हो गई थी। मौत भी किसी और की नहीं, बल्कि उस बुजुर्ग की जिसने हमें रात में वो कहानी सुनाई थी। शादी में खाना खाने के बाद वो देर रात तक घर नहीं पहुंचे थे। घर वालों ने सोचा कि शादी वाले घर में होंगे, मगर सुबह किसी को उनका शव पहाड़ी वाले रास्ते से दूर ऊंचाई पर ऐसी जगह फंसा मिला जहां उनकी उम्र के आदमी का पहुंचना भी मुश्किल था। जब गांव के चुस्त लड़कों ने किसी तरह शव को उतारा तो उनके शरीर से भेड़ बकरियों के मल जैसी गंध आ रही थी। बाद में जब दाह संस्कार करने से पहले उनके शव को नहलाया गया, तब किसी की नज़र उनकी हथेली में फंसी उस पीपणी पर गई। तो क्या उस रात उन पर किसी ने हमला कर दिया था, उसी खुर वाले अजीब जीव ने? क्योंकि जिस जगह पर उस बुजुर्ग का शव मिला था वहां बस भेड़ बकरियां ही चढ़ सकती थी। तो क्या वो भेड़ जैसा जीव उन्हें वहीं ले गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग ने खुद को बचाने के लिए टोपी से पीपड़ी निकालकर उसे बजाने की कोशिश करी, मगर उससे पहले कि वो उसे फूंक मारकर बचा पाता, उस जीव या फिर उस अजीब चीज़ ने उसकी जान ले ली। लोगों का कहना था कि तेंदुआ उन्हें वहां पर ले गया था, मगर उनके शरीर पर दांतों के निशान नहीं थे। हम कहानी सुनने वालों के लिए यह हैरानी की बात थी कि उनकी मौत इतने अजीब ढंग से कैसे हुई और भूत वाली कहानी सुनाने वाली रात को ही कैसे हुई। रात को उनका ऐसे किस्सा सुनाना और सुबह उनका मृत पाया जाना। हम बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा डरते रहे और कई दिनों तक डरते रहे। हो सकता है कि बुजुर्ग की सुनाई हुई कहानी गप हो या उनकी मौत बस एक हादसा हो या जंगली जानवर का हमला, पर आज उस रास्ते में सड़क बन गई है जहां वो बुजुर्ग उस रात पैदल गुजर रहे थे। मैं आज थोड़ा उम्रदराज हो चुका हूँ, फिर भी उस सड़क से जाना पड़ता है तो डर लगता है कि कहीं वो खुर वाली चीज दिख ना जाए। आज की स्टोरी एक फॉरेस्ट स्ट्रेंजर के साथ घटी सच्ची घटना है। अब मैं सीधा घटना पर आता हूँ। किसी चीज़ ने एक बच्चे को मार दिया था। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, वो जो कुछ भी था आज तक मैं उससे लड़ता आ रहा हूँ। बात दरअसल कुछ महीनों पहले की है। मैं पेशे से एक पार्क रेंजर हूँ और इस जॉब में दूर से देखा जाए तो कई सारी खुशियाँ मिलती हैं, जैसे कि आप बिछड़े हुए कई बार लोगों को उनकी फैमिली से मिलाते हो और जंगली जानवरों से आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है।
ऐसा सबको दूर से लगता है, पर हर बार ये सच्चाई नहीं होती। शाम का वक्त होने को था और मैं न्यू हैम्पशायर में था और तब मुझे वो कॉल आई। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और लोकेशन के लिए निकल पड़ा। दरअसल मैं बचपन से ही एक फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब थी मेरे लिए। आप इससे कम से कम दुनिया से तो अलग रह सकते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं क्राइम सीन पर पहुंच चुका था। वो एक पथरीली जगह थी जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पानी और खून हर तरफ फैला हुआ था। वो छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 11 से 12 साल होगी, वो अपने खून से लथपथ, उसके अंग भी शत विशत पड़े हुए थे। मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हालत में था। उसकी हालत पहचानने लायक भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने उसे आधा खाया और आधा वैसे ही छोड़ दिया। और भगवान से बस मेरी इतनी ही आशा थी कि काश उसको मौत जल्दी मिल गई हो ताकि वो तड़पा ना हो। जैसे जैसे मैं अपने पहले के पहुंचे हुए ऑफिसर्स की रिपोर्ट सुन रहा था, मुझे और ज़्यादा लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे और अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर, उस लड़के की माँ जिस तरह रो रही थी, उसे देखकर मेरा भी दिल पसीज गया। उसके पिता, उनके अंदर जितनी हिम्मत थी उससे उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में बाकी के फेडरल ऑफिसर्स भी वहाँ पर आ गए थे। हम सभी लोग उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ों को इग्नोर करते हुए काम करने की कोशिश कर रहे थे, फोटोज़, सबूत इकट्ठा करना वगैरह वगैरह। आप माने या नहीं माने, पर लोग सोचते हैं कि शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि हमें पड़ता है। मुझे अच्छे से पता है कि आज वहाँ पर उनका बेटा है और कल वहाँ पर हमारी फैमिली से भी कोई हो सकता है, पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर उनके पेरेंट्स के सामने हम भी ऐसे रोने लगेंगे तो वो क्या करेंगे? उनकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी। इसीलिए बस हम अपने दिल को पत्थर का कर लेते हैं और बस जब कभी गाड़ी में अकेले होते हैं उस समय रोते हैं, उसके बाद अपने काम पर वापस लग जाते हैं। मैं वहाँ पर साइट की तलाशी ले रहा था और उसी टाइम पर मुझे मेरे पुराने बॉस दिखे। वो थोड़े बूढ़े आदमी हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ था, जो कि वो बताते हैं कि काफ़ी साल पहले लगा था। अच्छी खासी एज होने के बाद भी वो उतने बूढ़े लगते नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं। उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है और सच कहूँ तो वो मेरे लिए बॉस से बढ़कर एक फैमिली थे। जैसे ही मैंने देखा, मैंने उनको इशारा किया। फोटोग्राफर्स के साइड में से निकलता हुआ मैं उनके पास पहुंचा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा और उस बच्चे की ओर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने एकदम से अपना मुंह फेरा और मानो इशारों इशारों में मुझसे बोल दिया कि मेरे पीछे आओ। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ बताना चाहते हैं, वो मुझे शायद कुछ दिखाना भी चाहते थे। उन्होंने अपने जैकेट के साइड वाले एरिया से एक फोल्डर निकाला और उसे मेरे हाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम बढ़ रहे हो आगे, तो ये अब तुम्हारा एरिया? हाँ, अभी बस थोड़े टाइम पहले मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप यहाँ कैसे? आपको तो कॉनकॉर्ड में लिया गया था। मैंने उनके हाथ में से वो फोल्डर लेते हुए कहा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके अंदर है क्या। मैं तब तक उसे खोलकर देख नहीं रहा था जब तक वो मुझसे बोल ना दे। हाँ, मैं गया था वहाँ पर, काफ़ी समय हो गया मुझे। मैंने शुरुआत यहीं से करी थी वैसे। जब ब्यूरो से खबर मिली कि यहाँ पर इस तरह का केस हुआ है तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। देखो, यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बच्चों की मौत इस तरह हुई है। मैंने वो फोल्डर खोला और वो देखने लगा कि आखिर उसमें है क्या। जब मैंने उसे ओपन करा तो पाया कि उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थी उन बच्चों की जो कि जंगल में आकर खो जाते थे। उनके शरीर के चिथड़े हुए पड़े थे और उनका खून पेड़ों पर लगा रहता था। इतने भयानक दृश्य थे उन तस्वीरों में कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन्हें देख ही रहा था कि मेरे बॉस ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हमें काफ़ी समय लगा उन्हें ढूंढने के लिए। हम काफ़ी समय तक उन्हें ढूंढते रहे। हम कोशिश कर रहे थे कि हम उन्हें ठीक कर देंगे।
चीज़ें सुधर जाएंगी। मैंने 30 आदमी भेजे। उनके पास इतनी गोलियां थी कि वो किसी हाथी तक को मार सकते थे। जो हमें मिला वो थी 2 मौतें और एक ऐसी चीख जो कि मैं अपने सपनों में भी नहीं भूल सकता। आसपास के लोग कहते हैं कि किसी तरह का शैतान है वो। कोई अमेरिकन ही था और उसे यहाँ के लोगों ने श्राप दे दिया क्योंकि वो यहाँ पर उनके ऊपर ज्यादती कर रहा था। मैं नहीं कहता कि मैं उन्हें कसूरवार ठहराता हूँ। मैं जानता हूँ कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। आपकी बात सुनकर लगता है कि शायद आप इस बात पर यकीन करते हैं। मैंने ऐसा बोलकर थोड़ा हंसने की कोशिश करी, पर उनका चेहरा लगातार मुझे घूर रहा था, जो कि बता रहा था कि वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो मेरी तरफ एक कदम आगे आए और फोटोज की तरफ इशारा करते हुए मेरी आंखों में बिना पल के झपकाए उन्होंने बोला, मुझे उनमें से कुछ बच्चों को दफनाना पड़ा, अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहन के। उनके माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही इतनी हिम्मत कि वो कफन को अफोर्ड कर सकें। उनकी आंखों में जो डर था वो मेरे को आज तक सताता रहा है। हर रात मुझे वो भयानक सपने आते हैं और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी यही चीज़ हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उनकी बातों को सुनकर जानकर मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाला और निकल पड़ा जंगल के एक सफ़र पर। मैं उस एरिया में पहली बार अंदर जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस जगह जा रहा हूँ और मेरी मंजिल क्या है। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे सड़क, कम सड़क और गड्ढे वाली रोड ज़्यादा होती जा रही थी। कई घंटों तक ऐसे ही चलने के बाद मैं एक जगह पर आ गया और तब मुझे लगा कि शायद मैं कहीं खो गया हूँ। फिर मैंने दोबारा उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा। हाईवे से उतरकर 50 मील दूर, जहाँ पर लगेगा कि रास्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर अपने चारों ओर देखना। जंगल तुम्हें खुद ही रास्ता देगा। मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई और होता तो शायद इस बात को मज़े में ले लेता और छोड़ देता, पर मैं उनकी बात को ऐसे ही नहीं कर सकता था। मैं हमेशा से काफ़ी समय से उनके साथ रहा था। उन्होंने मुझे ट्रेन किया था और हर चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी थी। मेरे पापा इराक के किसी रेगिस्तान में मारे गए थे। उसके बाद मेरे पास बाप के आसपास की कोई भी चीज़ थी तो वो वही थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। मैं फ्रंट सीट पर पड़ा हुआ कुछ सामान देख रहा था जो कि उन्होंने मुझे दिया था, जिनमें कुछ पैकेट थे सिगरेट के और एक छोटा सा नोट था जो कि मैं 2-3 बार पढ़ चुका था। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ जाता पर अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने खुद भी कई लाशें देख ली हैं। बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना और तुम ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने आप को मजबूत करना। जो तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिगरेट की डिब्बी को हाथ में ऐसे ही उठाते हुए मैं इधर उधर देख रहा था। मेरे ख्याल से चलते चलते अब मैं इस जगह पर आ गया था जहाँ से कम आगे जाने का रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा था और दोनों तरफ मेरे था तो सिर्फ जंगल, घना जंगल। मैं सोच में पड़ गया कि अब मुझे कहाँ जाना है और मैं गाड़ी रोककर वहीं पर सोचने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि एकदम से तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और जैसे ये हवाएं चली उसी समय मेरे दाहिने ओर मैंने देखा कि एक रास्ता सा बनता जा रहा था। दरअसल वहाँ पर कई सारी झाड़ियाँ थी जो कि तेज़ हवाओं के कारण अब एकदम से हटने लगी थी। चंद ही मिनटों में हवा के कारण वो रास्ता अब साफ हो चुका था। मैंने वापस अपनी गाड़ी को स्टार्ट करा और धीरे धीरे चलाने लगा। मैं हैरान हो गया था ये सोचकर कि उनकी बात सही निकली। यहाँ पर जंगल ने खुद ही मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। उस रास्ते पर कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद मैंने एक ऐसी जगह देखी जो कि शायद मैं कभी भी नहीं देख पाता या फिर किसी ने भी कभी ना देखी होगी। ऐसा लग रहा था वो जगह अनंत काल से बस छुपी हुई थी। और आप मानेंगे नहीं, वहाँ बीच जंगल में बीचों बीच सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर की तरफ। वो सीढ़ियाँ ऊपर कितना ऊपर तक जा रही थी
मुझे दिख नहीं पा रहा था, पर मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यही थी कि वहाँ पर वो सीढ़ियाँ थी। अगर आप थोड़े भी पैरानॉर्मल चीज़ों के फ़ैन रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस तरह की सीढ़ियों का क्या मतलब होता है। देखने से लग रहा था कि शायद ऊपर आसमान तक वो ऐसे ही जा रही हैं। हवा में एक अलग सा ही दबाव महसूस हो रहा था। उन सीढ़ियों के सामने खड़े होते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर किस चीज़ से सामना होने वाला था। फिर भी अपने हाथों को संभालते हुए मैं अपनी गाड़ी के पीछे गया और अपने साथ जो मैं एक बड़े से सूअर की लाश लेकर आया था उसे मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसका पेट कटा हुआ था और उसको मैंने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी से बाहर निकाला और लगभग 5 मिनट लगे मुझे उसको वहाँ से निकाल कर उन सीढ़ियों के पास लाकर रखने में। उस सूअर की लाश में से बहुत बदबू आ रही थी। मेरे मन में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। एक घटना जो उसी वक्त मेरे दिमाग में आई वो ये, जब मेरी स्टार्टिंग में नौकरी लगी थी उस टाइम पर एक बार जंगल में रात के समय पेट्रोल करते टाइम मुझे एक आदमी मिला था जो कि आधे शराब के नशे में था। उसने कहा जब भी उसे रात में जंगल में सीढ़ियाँ दिखी हैं उसे भूत दिखते हैं। उसके बाद उसने मुझसे ये भी कहा अगर तुम्हें कभी भी वो सीढ़ियाँ दिखे तो उनके पास जाने की सोचना भी मत, तुम कभी भी जंगल से जिंदा नहीं लौटोगे। उसे एक शराबी समझकर मैं वहीं पर छोड़कर चला गया था और शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि अगले 2 दिन बाद हमें उसकी लाश सड़ी हुई हालत में एक नदी के किनारे मिली थी। मुझे उस वक्त तो इस बात का मतलब समझ में नहीं आया था, पर अब जब मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था तो मैं बस शांत था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। उस सूअर की लाश को उस सीढ़ी के सामने रखकर मैं अपनी गाड़ी के पास आया और हेडलाइट्स को ऑन करके उस लाश को देखता रहा और उन सीढ़ियों को भी, जो कि एक पता नहीं क्यों अजीब सा कैद खाना जैसा लग रहा था। पर शायद मुझे वो करना चाहिए था जो कि मुझे करने के लिए बोला गया था। उस सूअर को काट कर वहीं पर छोड़कर वापस चले आना और अगली सर्दियों से पहले लौट कर मत आना। ये थे मेरे इंस्ट्रक्शंस। पर वो मरे हुए बच्चे की लाश अब भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं थी। उसके मम्मी पापा के वो रोने की आवाज़ मेरे ऊपर एक बोझ बन रही थी। मैं चाहता था कि उन्हें सुकून मिले और सबको मिल जाए। जितने लोगों को उसने मारा है मैं उसका बदला ले लूं। यही सोचते हुए मेरा हाथ मेरी बंदूक पर ऑटोमेटिकली चला गया और मैं उसी जगह पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा जिसने सबको मार दिया था। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया और एकदम शांति से वहाँ बैठ गया, ये सोचकर कि मैं उसका शिकार आज करके रहूँगा। लगभग 1 घंटे तक मैं वहीं पर बैठा रहा, अपनी बंदूक को अपने हाथ में लिए हुए, अपने बदले का इंतज़ार करते हुए जो कि मैं उन सारे खूनों के लिए लेने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। वो बात अलग थी कि आज तक मैंने कभी भी किसी जिंदा चीज़ पर गोली नहीं चलाई थी, और तभी मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे तेज चीख सुनी। सबसे तेज घुर्राने की आवाज़। मेरे कान मानो एकदम से फटने से लगे थे और वो चीख इतनी तेज थी कि मेरी गाड़ी का शीशा उस पर चटक आ गई थी। मैं चिल्लाया और ज़ोर से चिल्लाया। अपने हाथों से अपने आप को कवर करते हुए मैं गाड़ी का गेट खोलते हुए गाड़ी से बाहर निकला, पर मैं भागा नहीं। मैं कोई डरपोक नहीं था, पर जो चीज़ मेरे साथ हुई थी उसके कारण मैं सकते में तो ज़रूर आ गया था। और अब पता नहीं क्यों गाड़ी से बाहर आते ही मैं उस अंधेरी रात में इधर उधर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी बंदूक को सामने की ओर निकाले बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चलाने लगा। मुझे नहीं पता था वो आवाज़ कहाँ से आई थी और वो चीज़ किस जगह पर थी, पर मैं बस बार बार गोलियां चलाए जा रहा था। मेरी बंदूक से गन पाउडर की स्मेल मेरे फेस को लगातार हिट कर रही थी।
मैं तब तक गोली चलाता रहा जब तक मेरी बंदूक खाली नहीं हो गई, और तब मैंने उस चीज़ को महसूस करा। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो कोई बहुत तेज सायरन टाइप की आवाज़ हो, जो कि मेरे पीछे से आई थी। मैं पीछे घूमा तो मेरे सामने और कुछ नहीं, बस एक हाथ था। एक हाथ जो कि मुझे धुएं की तरह लग रहा था। उसके हाथ का रंग इतना काला था कि मैं बता भी नहीं सकता। वो हाथ इतने बड़े थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने एक झटके में मुझे इस तरीके से खींच लिया जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। उसने एकदम से मुझे पकड़ा और मेरे सिर को पेड़ में इतनी ज़ोर से देकर मारा कि एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं उठा तब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ देखूं, पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अपने हाथों से ही मैंने इस बात को महसूस करा कि मेरी दोनों आंखों से खून निकल रहा है। मेरे हाथों की उंगलियों में छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। मैंने अपनी आंखों के पास हाथ लगाकर देखा तो पाया कि मेरी एक आंख काफ़ी ज़्यादा बाहर को निकली हुई थी और एक आंख थी ही नहीं। मुझे पता चला कि मेरी एक आंख अब निकाल ली गई थी। वो चीज़ वो वहाँ से जा चुकी थी। जो भी चीज़ थी वो उसने मुझे कम से कम जिंदा छोड़ दिया था, शायद उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो कि उसको एक खतरा ना समझने की भूल कर देते हैं। मैं वहीं पर काफ़ी देर तक अपने पैरों पर रेंगते रेंगते वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा और जैसे तैसे करके वहाँ से वापस आया। मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और अस्पताल तक लेकर गए। मेरे चेहरे पर उसके 4 नाखूनों के बहुत बड़े निशान थे। एक आंख मेरी जा चुकी थी और अपनी दूसरी आंख से देखने के लिए मुझे कुछ दिन लग गए। नहीं देखना चाहता।